एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम इस चैप्टर को वन शॉट में यानी कि सिर्फ एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे लोग फटाफट से अपनी इस सेशन को, अपनी इस क्लास को कर लेते हैं चालू विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम ही क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास, दोनों की बात आप कर रहे हो। बच्चों, हम एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां पर देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं हम सभी को पता है कि वो सारी चीजें जो कि हमारी प्रकृति में मौजूद है, जो कि हमारी नीड्स को satisfy कर सकती हैं, राइट। ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। अब उन सब चीजों से हम विकास करते हैं, हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं रिसोर्सेज का यूज करके। बट क्या वो जो डेवलपमेंट हम रिसोर्सेज का यूज करके कर रहे हैं, इज दैट सस्टेनेबल? क्या वो ज्यादा टाइम तक हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो बेसिकली रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? हम डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज का यूज तो करते हैं, बट क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, नहीं है? तो हम कैसे उसको सस्टेनेबल बनाए, व्हाट ऑल मेजर्स आर वी टेकिंग, ये सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कितनी बारी मैम, अब स्टार्ट भी करो। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं समझने के लिए कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक तो चीज बताई थी, तो वाली चीज यहां पे भी लिखी है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीजें प्रकृति में मौजूद है वो चीज एक संसाधन कहलाएगी। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी हमारी बचपन वाली डेफिनेशन है बच्चों। ये डेफिनेशन एक तरीके से एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो पूरी डेफिनेशन में ये बोला जाता है कि प्रोवाइडेड दैट इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीन क्राइटेरियाज पूरे होंगे तभी जाकर वो चीज एक रिसोर्स कहलाएगी। अब इस चीज को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर। बच्चों एग्जाम्पल मैं लूंगी गोल्ड का, सोना, है ना। अब सोने की मैं बात करती हूँ, हम सब कंसिडर करते हैं कि गोल्ड एक रिसोर्स है, राइट। बहुत प्रेशियस रिसोर्स है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बहुत महंगा मिलता है, लोग इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी गोल्ड को खरीदते हैं। अब देखो यार, बात कुछ ऐसी है कि ऑब्वियसली वो हमारी नीड्स को सैटिस्फाई तो कर ही रहा है, इन्वायरमेंट में भी मौजूद है, बट ये तीन चीजों को भी सैटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हमारे पास वो तकनीक होनी चाहिए जिससे कि हम उस सोने तक पहुंच सके। अब हमें पता है कि यार इस जमीन के नीचे ना सोना मौजूद है, बट क्या करेंगे हम? हाथ से इसे खोद कर थोड़ी सोना निकाल सकते हैं, है ना। आदि मानव थोड़ी है हम लोग, तो ये सब तो नहीं करेंगे। सो वील नीड अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो कि हमें उस रिसोर्स तक पहुंचा सके, ठीक है। तो इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरी चीज है इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब ये है बच्चों कि आप जितना पैसा लगा रहे हो सोने को निकालने में, ऐसा ना हो कि मैंने 6 करोड़ रुपए लगा दिए सोने को निकालने के लिए और उसके बाद मुझे जो है 200 रुपए का सोना मिल रहा है। कमाल ही कर दिया है, तो है ना। तो फिर वो चीज एक रिसोर्स नहीं कहला सकती। सपोज मैंने 1 करोड़ लगाया, मेरे को 15-20 करोड़ का सोना मिला, तब तो जाकर वो चीज एक रिसोर्स कहला सकती है, तब तो जाकर वो चीज इकोनॉमिकली फीजिबल हो सकती है, ठीक है। जो कॉस्ट लग रही है वो वैल्यू से डेफिनेटली बहुत कम होनी चाहिए तभी। और तीसरी चीज है कि इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि सोने को लोग शादियों में देते हैं, सोने को एक तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खरीदते हैं, उसको बहुत प्रेशियस मानते हैं। हो सकता था कि अगर हम उसे एक पत्थर मानते और उसको इतनी वैल्यू ना देते तो वो चीज एक रिसोर्स नहीं होती, बट हम उसको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा प्रेशियस मानते हैं। एज अ सोसाइटी हम उस चीज को प्रेशियस मानते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आंकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ रिसोर्स। तो ये तीनों क्राइटेरिया जब तक कोई भी रिसोर्स फुलफिल नहीं करेगा तब तक वो चीज एक रिसोर्स बनेगी नहीं, ठीक है। सो इट शुड बी ऑल दीज थिंग्स, मतलब इट ऑब्वियसली it should satisfy our needs, it should be present in the environment, along with that technological accessible, economically feasible and culturally acceptable। ये तीन क्राइटेरिया जब पूरे कर दोगे तो वो चीज आपका जो है संसाधन बन जाएगा, रिसोर्स बन जाएगा। ऑलराइट, आई होप ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आएंगे तो यहाँ पर बच्चों एक इंटरडिपेंडेंस, एक इंटर रिलेशनशिप हमको देखने को मिल रहा है। अब देखो यार, रिसोर्स ठीक है प्रकृति में मौजूद है,
भगवान ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन जो सबसे अहम भूमिका यहाँ पर निभाता है वो होता है हमारा ह्यूमन बीइंग। अब बच्चों जो ह्यूमन बीइंग है, ऑब्वियसली उस ह्यूमन बीइंग को पता है यार, वो ह्यूमन बीइंग समझदार है कि नेचर में वो चीज मौजूद है, हमारी प्रकृति में वो चीज मौजूद है। अब उस नेचर में जो चीज मौजूद है उसको हमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, सो वी शुड हैव द टेक्नोलॉजी फॉर दैट। ह्यूमन बीइंग ने ही एक तरीके से ये देखा कि यार रिसोर्स है, किसी भी चीज को एक तरीके से रिसोर्स बनाया किसने, हमारे इंसान ने बनाया। तो यार टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई, टेक्नोलॉजी उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की, उस रिसोर्स तक पहुंचने की इंसान ने बनाई, उस रिसोर्स तक पहुंचा उस टेक्नोलॉजी को लेकर इंसान है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट इंसान ने करा है, फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जिससे कि हम लोग उन रिसोर्सेज को एक तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। उनकी वैल्यू एक तरीके से बच्चों, उनकी वैल्यू जो है वो लोगों की वजह से ही आई है। अगर इंसान जो है टेक्नोलॉजी का निर्माण ना करता, नेचर में जो चीजें मौजूद है उनको कैसे यूज करना है इस चीज को ना समझता, तब तक वो चीज रिसोर्स थोड़ी बनती है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स ने टेक्नोलॉजी बना के नेचर तक पहुंचे, नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कराया, वहां से इंस्टीट्यूशंस खोलकर जो है एक तरीके से उन्हीं रिसोर्सेज को और मोल्ड वगैरह करा, लोगों तक पहुंचाया। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, all the things are done by the human beings, very very important। human being खुद एक बहुत important resource है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को समझने के लिए। पहले क्या होता था, आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत फुल फ्लेजेड टॉपिक दिया होता था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का, जहां पे अलग अलग टाइप को काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया होता था। लेकिन अभी अगर हम देखें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो अब इसको ना बस एक सिंगल उसमें क्लासिफाई कर दिया जाता है कि ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। अब बच्चों जब मैं टाइप बोलूं या फिर मैं क्लासिफिकेशन बोलूं, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अब जैसे क्लासिफिकेशन या टाइप का क्या मतलब होता है तो सारी चीजें रिसोर्सेज ही, लेकिन हमने उसको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया है उसको ढंग से समझने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन उन 50 बच्चों में से हो सकता है 10 बच्चे, मैं कह रही हूँ डांस में अच्छे हैं, 10 बच्चे सिंगिंग में अच्छे हैं, 10 बच्चे अकेडमिक्स में अच्छे हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से मैंने ग्रुपिंग करके, हैं तो सब बच्चे ही, लेकिन उन बच्चों की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर मैंने ग्रुप्स बना दिए कि डांस में अच्छे, सिंगिंग में अच्छे, एक्टिंग में अच्छे, एकेडमिक्स में अच्छे, ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर रिसोर्सेज के साथ भी वही करा गया है कि रिसोर्सेज को भी हमने ग्रुप कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो उस बेसिस पे रिसोर्सेज को दो में क्लासिफाई करा जाता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बोलूंगी, ऑल द लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जितनी भी जीती जागती चीजें जिनको हम रिसोर्स बोलते हैं वो सारे बायोटिक होते हैं, जिनमें लाइफ है, और जिनमें लाइफ नहीं है दोज आर एबायोटिक। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगे या खत्म ही नहीं होंगे। बच्चों अब होता है रेन्यूएबल, उसमें सबसे पहला रेन्यूएबल का मतलब है जो रिसोर्सेज अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं या रेन्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैं वाटर की बात करूं, वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वी नो कि वाटर साइकिल से जो ग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश होता रहता है, खत्म भी होता है तो फिर रिप्लेनिश होता रहता है, सो दैट साइकिल कंटिन्यूज। द नेक्स्ट इज नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल का मतलब है कि ये रिसोर्सेज एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, और अगर आप उस लिमिटेड क्वांटिटी को ही खत्म कर दोगे तो फिर आपके पास रिसोर्स नहीं बचेगा। जैसे कि मैं पेट्रोलियम की बात करती हूँ, तो पेट्रोलियम इज अ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, कुछ ही उसके रिजर्व्स बचे हैं, अगर आप उसको भी खत्म कर दोगे तो खत्म, खल्लास हो जाएगा। तीसरा क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के बेसिस पर। तो अगर एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है तो इंडिविजुअल ओनरशिप, कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी ओन कर रही है, जैसे कि हमारे पब्लिक पार्क्स हो गए या फिर ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हो गए जो कि आपकी कंट्री की बाउंड्री में आते हैं और आपका टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। वहीं पे अगर मैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करूं तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ओन करती है, जैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ऑलराइट, तो ये सब पहले बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन था, अभी बस इसको ऐसे ही समझना है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्स कितना ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे पहले यहाँ पे आता है पोटेंशियल रिसोर्स। बच्चों पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं सोलर एनर्जी की, ठीक है, सोलर एनर्जी इज अ पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि जिसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है पर हम उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल अभी कर नहीं पा रहे, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस तक पहुंचने की, हम उसे इस्तेमाल करना भी चाहते हैं, बट क्या हम उसे उतना ज्यादा यूज कर पा रहे हैं? नहीं।
ठीक है। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स होता है जैसे पेट्रोलियम, जिसके पास पहुंचने की टेक्नोलॉजी भी है, जिसको हम यूज करना भी चाहते हैं और यूज कर भी रहे हैं। फिर आता है स्टॉक। स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जैसे कि H2O। अब H2O की अगर मैं बात करूं तो हम उसे यूज करना चाहते हैं, बट हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है और इस वजह से यूज कर नहीं पा रहे। तीसरे आते हैं रिजर्व्स, जैसे कि वाटर इन डैम्स, जिसको हमने फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखा है। टेक्नोलॉजी है, यूज करना नहीं चाहते इसलिए उसको हमने बचा के रखा है। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं खत्म। आगे जब हम लोग आते हैं तो यहां पर अब बात आती है एक बहुत ही ज्यादा मैं बोल सकती हूँ कि आजकल के टाइम में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो यार, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्स हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दोज रिसोर्सेज। हम बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का, उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं हम लोगों को। सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, यहां पर देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन का मतलब होता है कि कोई चीज खत्म हो रही है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? जस्ट टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो ये डिप्लीशन हमको क्यों देखने को मिल रहा है? टू सैटिस्फाई greed of a few individuals। ठीक है, कुछ लोगों के लालच को पूरा करने के चक्कर में रिसोर्सेज का शोषण होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी चीज यहां पर आती है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन का मतलब यह है बच्चों कि कुछ लोगों ने, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उन लोगों ने ना रिसोर्सेज को अपने हाथ में जमा कर लिया है, जिसकी वजह से सोसाइटी डिवाइड हो चुकी है इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। यानी कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद है, जिन्होंने एक तरीके से बहुत जोड़ लिया है, होर्ड कर लिया है, उनको जोड़ जोड़ के रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग हैं हैव्स, वो आर द रिच पीपल, एंड देन देयर आर हैव नॉट्स। हैव नॉट्स का मतलब है जिनके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी ढंग से नहीं पहुंच पा रहे, तो वो गरीब लोग हैं। ठीक है, तीसरी चीज यहां पर आती है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लस आप क्या कर रहे हो, बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का शोषण करते जा रहे हो, यूज करते जा रहे हो, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। इससे क्या हो रहा है बच्चों, देयर इज अ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इससे एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से मेरा मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर जो आपको सन की हार्मफुल यूवी रेस से बचा के रखती है, उसमें छेद हो रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। साथ ही में बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है, जमीन और ज्यादा बंजर होती जा रही है और ज्यादा खराब होती जा रही है हम लोगों की एक्टिविटीज, गलत एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कितना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, चाहे आप एयर पोल्यूशन बोलो, वाटर पोल्यूशन बोलो, ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, है ना। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने रिसोर्सेज का मतलब एक तरीके से गलत इस्तेमाल कर लिया है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों मैं ये बात बोलूंगी कि रिसोर्सेज में कमी देखने को मिल रही है, एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू कंजर्व देम। देयर इज अ नीड कि आप रिसोर्सेज को बचा कर रखो या फिर उनको एक सही तरीके से इस्तेमाल करो, बट हम तो ये कर ही नहीं रहे, हम तो शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अगर ये जो प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, देन द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा, जिस तरीके से आप शोषण करते जा रहे हो उसी तरीके से आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते गए, शोषण करते गए, तो यार देखो होगा क्या, हमारा ना ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंडिया में या इंडिया के किसी स्टेट तक वो इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को वो इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो मदर अर्थ नेवर डिस्क्रिमिनेट्स। चाहे किसने भी
किसी ने भी वो शोषण किया हो, बट जो इम्पैक्ट होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, एवरीवन वुड हैव टू बेयर दैट। हर किसी को उसका जो एक तरीके से नतीजा है वो झेलना ही पड़ेगा, और हमारे जो प्लैनेट है उसका जो भविष्य है वही खतरे में है। Therefore, there is a need for sustainable डेवलपमेंट। अब बच्चों ये एक ऐसा टर्म है जो कि आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, बट एक्चुअली क्या आप लोगों को पता है कि ये शब्द में कितनी गहराई मौजूद है, और बार बार हर क्लास में आपको ये क्यों पढ़ाया जाता है? समझो यार, इट्स नॉट समथिंग कि किताब में लिख दिया, हमने पढ़ लिया, एग्जाम में लिख दिया, नंबर आ गए, चलो भाई पास हो जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट वी शुड एक्चुअली अबाइड बाय, जो कि हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि डेवलपमेंट ऐसे तरीके से होनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से करो जिससे कि आपकी आजू बाजू की जो प्रकृति है वो उसको नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम विकास कर रहे हैं, अपने देश का विकास कर रहे हैं, किसी भी चीज में विकास में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें अपनी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्लस जो प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट है, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट। यानी कि यार ऐसा ना हो कि आज आप बोलो कि यार हमें क्या है, हम तो जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, है ना। तो आप ये सोचकर कि भाई आज ही आज हमको तो जीना है, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आप सारे रिसोर्सेज को अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए एक्सप्लॉइट कर दो, और कल को जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए कुछ छोड़कर ही ना जाओ। यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि आज की जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं वो फ्यूचर की डेवलपमेंटल नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आज आप अपनी डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, तो कल को अगर फ्यूचर जनरेशन भी आए तो वो भी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, उसके लिए भी छोड़कर जाना है उतना ही जितना हमारे पास है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी वजह से बच्चों वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज है, उन सबने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज करा, एंड ऑल ऑफ दीज वर्ल्ड लीडर्स दे केम टुगेदर इन द रियो डी जेनेरो समिट, जहां पर इन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा। नाउ व्हाट इज द रियो डी जेनेरो समिट, क्या है एजेंडा 21, जरा इसको भी देख लेते हैं। आ जाइए। ओके, रियो डी जेनेरो, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, एक मीटिंग थी बच्चों 1992 की, ठीक है। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट बोल लो, रियो डी जेनेरो समिट बोल लो, इट्स द सेम थिंग। जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो। तो 100 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट थे वो सब मिलते हैं रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये लोग मिले थे फॉर द इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो सबसे पहले ऐसा कुछ अर्थ समिट ऑर्गेनाइज किया गया था इन्वायरमेंटल डैमेज प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और 100 हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि अलग अलग 100 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट्स साथ में मिले थे सबसे पहली बारी इस अर्थ समिट के लिए। रियो कन्वेंशन ने एंडोर्स करा था ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को, और एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा था ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करा जा सके इन द 21st सेंचुरी। तो बच्चों इन सब लीडर्स ने मिलकर कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी अडॉप्ट करा, साथ ही में एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट करा गया। और ये सब चीजें क्यों अडॉप्ट करी गई, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकें इन द 21st सेंचुरी। तो अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये सारे कदम उठाए गए थे। अब जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज एजेंडा 21। तो यार पूरा ना फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इस पर आ जाता है कि व्हाट इज एजेंडा 21, व्हाट वाज द रियो डी जेनेरो समिट, सो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस। एजेंडा 21, the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. तो ये एक डेक्लेरेशन थी एजेंडा 21, जो कि सारे ही, अभी आपने पढ़ा था ना कि दे अडॉप्टेड, तो एक तरीके से एक डेक्लेरेशन थी जो सबने साइन करी थी कि हम सब अपनी मंजूरी देते हैं दैट वी ऑल अडॉप्ट एजेंडा 21। तो ऑब्वियसली बात एक एजेंडा है, एक गोल है जो उनको अचीव करना है, ठीक है। वर्ल्ड लीडर्स ने इसको साइन करा था। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी वो, तो इट वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्ल्ड लीडर्स ने एजेंडा 21 की डेक्लेरेशन को साइन करा था। कहां पर हो रही थी ये कॉन्फ्रेंस, वही रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर।
तो यहां पर इनका मकसद यही था कि हम एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग अचीव करना चाहते हैं। साथ ही में ऑल्सो अब बच्चों और भी बहुत सारे मकसद हैं। देखो अब सारे वर्ल्ड लीडर्स अगर एनवायरमेंटल डैमेज को रोकने के लिए आ ही गए हैं तो वो और भी चीजों में बेहतरी लाना चाहते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट यानी कि जीत हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर, कि जो भी प्रकृति है, जो खराब हो रही है प्रकृति, उसको हम सुधारना चाहते हैं, गरीबी की दिक्कत को हटाना चाहते हैं, बीमारियां जो फैल रखी हैं उनको हटाना चाहते हैं। कैसे हटाएंगे? तो जब हम ग्लोबली कोऑपरेट करेंगे, वर्ल्ड लीडर्स हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, वो कह रहे हैं कि वी नीड ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन दीज इश्यूज, ग्लोबल कोऑपरेशन, हमें सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा इन सब प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए। क्योंकि यार ये जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी हो, डिसीज हो, एनवायरमेंटल डैमेज हो, ये कोई प्रॉब्लम्स ऐसा तो है नहीं कि किसी कंट्री स्पेसिफिक है, स्टेट स्पेसिफिक है, पूरे वर्ल्ड में है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें ग्लोबल कोऑपरेशन लानी पड़ेगी इन दिक्कतों को हटाने के लिए, क्योंकि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, हम सबका कॉमन इंटरेस्ट इसी चीज में ना कि ये सब चीजें हटानी है, म्यूचुअल नीड्स है, हम सबकी जो जरूरतें हैं वो भी कॉमन है, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है वो भी हम बांटेंगे आपस में। ऐसा नहीं है कि किसी की कम है किसी की ज्यादा है, उसको भी हम बांटेंगे आपस में। एंड एवरीवन विल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसमें हम सब साथ में मिलकर चलेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 का ये था कि हर लोकल गवर्नमेंट एक अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाएगी। मतलब देखो हम ग्लोबली तो ऑब्वियसली एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, पर जब आप अपने देश में हो, आपके देश के अंदर छोटे छोटे एरियाज हैं, हर एरिया के अंदर एक लोकल एजेंडा 21 बनना चाहिए जिसके थ्रू काम किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एरिया स्पेसिफिक लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया जा सके। ठीक है, so this was the whole aim of it. Now when we move forward, यहां पर हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ऑल राइट, अब देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो होता क्या है, जब हमारा ये जो पूरा अर्थ है ना, इसमें अलग अलग देश हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पर, जैसे कहीं पे क्या है, पानी बहुत ज्यादा मौजूद है, कहीं पे पानी की किल्लत है, कहीं पर सोलर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है, कहीं पर उसकी किल्लत है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज्यादा है, कहीं पे उसकी किल्लत है, कहीं पे तेल बहुत ज्यादा मौजूद है, कहीं पे तेल मौजूद ही नहीं है। तो भगवान ने जब धरती को कंस्ट्रक्ट करा है, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई ईंट वीट लेके कंस्ट्रक्ट करा है, बट जब हमारा अर्थ बनाया गया है तो कहीं पर कोई चीज बहुत ज्यादा मौजूद है, कहीं पे कोई चीज बहुत कम मौजूद है। सो देयर इज अ वाइड डिफरेंस इन दैट। इसी वजह से रिसोर्स प्लानिंग की जो नीड है ना, उसका इमर्जेंस हमको देखने को मिला है। मतलब कि यार देखो, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत के जो ये राज्य हैं, यहाँ पे मिनरल्स तो बहुत ज्यादा मौजूद हैं, कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा, आयरन और वगैरह ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजों की कमी है। राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत बढ़िया तरीके से मौजूद है, लेकिन वहां पानी की कमी है। वहीं पे अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी चीजों की कमी है। लद्दाख जो है वो एक हमारा कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर देखो वैसे तो कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर बाकी चीजों की कमी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स, ऑल ऑफ दैट। तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे पानी की कमी है तो हम कहेंगे अरे तुम रहो बिना पानी के, हमें क्या है। कहीं पे कोयला नहीं है तो बोलेंगे अरे रहो बिना कोयले के, हमें क्या है। तो नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जहां पर ज्यादा है वहां से लेकर उन जगहों पे देने की कोशिश करनी है जहां कम है वो चीज। तो इट्स लाइक दैट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा अगर हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है? सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें सर्वे, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, मेजरमेंट, ये सब चीजें आप करोगे। यानी कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कि कोई भी रिसोर्स कहां पर है, तो उसका सर्वे करोगे आप। जैसे कि अब मैं पहले पता करूंगी कि यार झारखंड में कौन कौन सा रिसोर्स मौजूद है, राजस्थान में कौन कौन सा है, और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो वो सारा सर्वे होगा, मैपिंग होगी, कितनी क्वांटिटी में वो चीज मौजूद है, उसको मेजर किया जाएगा। वो सारी चीजें पहले तो हम देखेंगे। दूसरा स्टेप आएगा बिल्डिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब जो रिसोर्स है उसको निकालना कैसे है, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है,
ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, स्किल्ड लोग चाहिए होंगे, इंस्टीट्यूशंस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कि माइनिंग करनी है कहीं पे, तो उसके लिए यू विल हैव टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन फॉर डूइंग दैट, ठीक है। सो यू विल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उसी के साथ मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, प्लांट नहीं है, प्लान है, ठीक है। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट। अब मुझे पता चला है कि यार झारखंड से ना बहुत सारा कोयला निकाला है और कोयले की कमी किसी एरिया में पाई जा रही है, तो मैं वहां पर कोयला निकालकर उस एरिया में पहुंचाऊंगी जहां पे कोयले की कमी है। तो उस एक तरीके से उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के थ्रू, जो कि मैंने उस छोटे से एरिया में करा, फिर मैंने उसको नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से जोड़ा कि यार उस जगह में उसकी जरूरत है उस चीज की, तो वहां पर पहुंचाई। तो इस तरीके से रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है, इस तरीके से जो है नेशनल डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ यार अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पानी है, तो मैं थोड़ा बहुत पानी राजस्थान पहुंचाऊंगी, तो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करोगे कि कहां पर कौन सा रिसोर्स मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में, उसको मेजर करके रखोगे। फिर आप टेक्नोलॉजी, स्किल्ड इंस्टीट्यूशन सेटअप करोगे उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की। फिर जहां जहां कमी होगी वहां वहां उस रिसोर्स को पहुंचाओगे, ताकि आप नेशनल डेवलपमेंट कर सको। आपको एरिया डेवलपमेंट तो करनी ही है, किसी स्पेसिफिक स्टेट की एरिया की डेवलपमेंट तो करनी ही है, बट आपको पूरे देश का भी सोचना है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो दिस इज व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब यहां देखिए बच्चों, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions of the foreign invaders. हमारी अगर colonization के इतिहास को हम लोग पकड़ते हैं, यानी कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे हम अगर देखते हैं, अपना इतिहास वो पकड़ के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर, जैसे बच्चों इंडिया क्या, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे श्रीलंका हो, कहीं पर भी हो, बहुत ज्यादा ना रिसोर्सेज मौजूद थे, बहुत ज्यादा संसाधन मौजूद थे। इसी वजह से ये जो यूरोपियन नेशंस थे, ये लोग कॉलोनाइज करने भी आए थे हमको। अब उन्होंने देखा कि यार इंडिया के अंदर सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, तो ये जो रिसोर्सेज थे, दीज थिंग्स वर द मेन अट्रैक्शंस, जो कि इन फॉरेन वाले लोगों को इंडिया लेकर आई थी, जिस वजह से इन्होंने हमें कॉलोनाइज करा था। तो द मेन रीजन वर द रिसोर्सेज, ठीक है। Higher levels of technological development of the colonizing countries, they exploited the resources of other regions. और क्योंकि बच्चों इन अंग्रेजों के पास जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीकें थी, वो काफी एडवांस थी, तो इन्होंने अपनी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिन देशों को ये कॉलोनाइज करते थे, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर डाला, ठीक है, वहां के रिसोर्सेज का शोषण कर डाला। जैसे कि इंडिया आए, इन्होंने देखा इंडिया में तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो ये अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आए, टेक्नोलॉजी से इन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हमें ही कंगाल करके चले गए वापस। दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। अब यहाँ पर ना एक और चीज मैं जो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हमें ना हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कोई जगह रिच है इन रिसोर्सेज, तो वही जगह जो है ज्यादा डेवलप्ड होगी, बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता बच्चों। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है विच इज लाइक वेरी वेरी रिच इन रिसोर्सेज, वहां बहुत ज्यादा संसाधन मौजूद हैं, पर क्या वहां का जो डेवलपमेंटल स्केल है वो बहुत ज्यादा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर तकनीक नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज करने की, पैसा नहीं है, उतना पैसे में वो लैक करते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस दैट यू कैन गिव, ठीक है। तो वो एक चीज हो जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं जापान की, अब जापान के अंदर क्या है? जापान के अंदर इफ आई टॉक अबाउट जापान, तो वहां पर ना रिसोर्सेज नहीं है इतने ज्यादा, रिसोर्स वाइज वो इतना रिच नहीं है जापान, लेकिन फिर भी जापान बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि बच्चों जापान ने फोकस करा अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, लोगों को उसने पढ़ाया लिखाया, स्किल डेवलप कराई, और वो लोग इतने ज्यादा सक्षम हो गए कि उन लोगों की वजह से ही जापान एज अ नेशन बहुत आगे बढ़ गया, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैन यूज योर रिसोर्सेज। कभी कभी ऐसे भी देश होते हैं जिनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, और वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के दम पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ ऐसे देश होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाते। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। नाउ इसको ना इरेज कर देते हैं, बस एक आपका मिसकंसेप्शन मुझे क्लियर करना था। अब जरा आगे चल लेते हैं और क्या बात हो रही है उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे आ जाइए बच्चों। यहाँ पर अब आ गए हैं गांधी जी।
और गांधी जी बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज की कमी है, किल्लत है, तो उसको बचाने की भी जरूरत है। गांधी जी ने क्या बोला है? He placed the greedy and selfish individuals and the exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. बच्चों, गांधी जी बोलते हैं कि जो इंसान है ना, वो काफी ज्यादा लालची है और काफी ज्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ना, वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव है, क्योंकि यार जब आपके पास तकनीकें आ जाती है ना, जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आपको लगता है काफी इजी है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना। टिल द टाइम आप कर नहीं पा रहे थे एक्सप्लॉयट, तो आप नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू हैव द टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आप एक्सप्लॉयट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपको तो लग रहा है अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है नेचर में, करो एक्सप्लॉयट, क्या जा रहा है, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं कि ये दो चीजें हैं, एक ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर हमारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता जा रहा है, रिसोर्सेज की किल्लत, कमी होती जा रही है। एंड तभी जो है वो मास प्रोडक्शन के बिल्कुल खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन क्या होती है बच्चों? जब एक ही टाइम पे, जैसे जो मशीनीकरण है, मशीनें आई, इंडस्ट्रीज आई, और वो इंडस्ट्रीज क्या करती थी? मास प्रोडक्शन। फैक्ट्रीज के अंदर एक ही चीज के 1000 कॉपियां बनती चली जाती है फटाफट। तो मास प्रोडक्शन की वजह से वो कहते हैं कि एक तरीके से एनवायरनमेंट हमारा एक्सप्लॉइट हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं। वहीं पे वो कहते हैं मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि लोगों से छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करवाओ, ठीक है। तो वहां पर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं करते हो आप लोग, लेकिन जब मास प्रोडक्शन होती है, जब मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन होती है, तो वहां पर रिसोर्सेज को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि एक मास लेवल पर चीजों को प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। सो गांधी जी अपनी ये एडवाइस देते हैं कि मास प्रोडक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि लोगों से प्रोडक्शन करवाइए, छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करवाइए, जिससे कि लोग भी कमा सके और रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट ना हो। There is enough for everybody's need but not for anybody's greed। बहुत बड़ी बात कह गए हैं, याद रख लेना गांधी जी की इस बात को कि यार हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो हमारे पास संसाधन है, लेकिन किसी एक बंदे के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। लालच के पूरा करने पर आओगे ना, तो कभी वो संसाधन कम ही पड़ेंगे तुमको, ठीक है। लेकिन अगर जरूरतें पूरी करनी है तो उसके लिए वी हैव प्लेंटी। जरूरत सबकी पूरी हो सकती है, लेकिन लालच किसी एक इंसान का भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि लालच इज नेवर एंडिंग, ग्रीड इज नेवर एंडिंग, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे गांधी जी ने करी है, लाइफ का एक बहुत बड़ा उसूल आपको सिखाया है। चलिए अब हम आगे चल लेते हैं। तो अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलकर हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो होने वाला है लैंड रिसोर्सेज। चलिए बच्चों, अब हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स की बात करेंगे, विच इज द लैंड रिसोर्स। जब मैं लैंड यानी कि जब मैं जमीन की बात करती हूँ, तो सभी को पता है कि जमीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। यार अगर जमीन नहीं होती तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं हो पाती, चाहे वो खेती बाड़ी की बात हो, चाहे किसी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे किसी सर्विस को प्रोवाइड करने की बात हो। हर चीज को जो बेस प्रोवाइड करती है चीज, वो जमीन है, और जमीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं कि जमीन को खराब करने की कोई एक कोशिश नहीं छोड़ी जा रही है, और लैंड डिग्रेडेशन अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। और इसी वजह से लैंड डिग्रेडेशन को टैकल करने के लिए वी नीड टू टेक अ लॉट ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स एज वेल। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा लैंड है बच्चों, जो जमीन है, वो एक तरीके से बटी कैसे हुई है। जमीन की अगर मैं बात करूं तो 43% ऑफ द लैंड इज द प्लेन लैंड, प्लेन्स, 30% माउंटेन्स, और उसी के साथ 27% प्लेट्यूज में हमारा लैंड बटा हुआ है, ठीक है। तो इट्स लाइक अ टोटल 100% जमीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 43% जमीन आपकी प्लेन्स में आएगी, 30% जमीन आपकी माउंटेन्स में आएगी, और कितना बच गया? 27% जो बचा कुचा है वो हमारे प्लेट्यूज का हिस्सा होगा। 43, 30 एंड 27। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी जमीन बटी हुई, अलग अलग रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अब जरा इसको इरेज कर देते हैं और यहां पर देख लेते हैं हमारे लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। तो जितनी भी जमीन हमारे पास मौजूद है, हम उस जमीन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों याद रखिएगा कि एक जमीन का ऐसा हिस्सा है जहां खेती की जा रही है, ठीक है, दैट इज बीइंग कल्टिवेटेड, और उस एरिया को हम लोग नेट सोन एरिया बोलते हैं, वेयर क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड।
वेयर क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, यानी कि जहां खेती की जा रही है वो एरिया कहलाया जाता है नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया के अलावा ये जो बाकी जमीन का इलाका है यहाँ पर खेती नहीं की जा रही, यानी कि यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा रही। क्यों? रीजन इज वाई, बिकॉज कुछ जमीन का हिस्सा हमारा फॉरेस्ट एरिया है जहां पे जंगल है बच्चों, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द लैंड इज द फॉरेस्ट एरिया दैट इज टोटली डिवोटेड टू द फॉरेस्ट, जहां पर हमारे नेचुरल जंगल उगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो जमीन का हिस्सा है वो है लैंड दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि खेती बाड़ी के लिए मौजूद ही नहीं है, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो वो जमीन बैरन या वेस्ट लैंड है, यानी कि या तो वो बंजर जमीन है जहां खेती की नहीं जा सकती, या फिर वो लैंड ऐसा है दैट इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि वो एक या तो ऐसी जमीन है जो बंजर है, या फिर ऐसी जमीन है जहां पर आपने सड़कें बना रखी हैं, फ्लाईओवर बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, तो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में उसको डाल रखा है। तो ये दो चीजें आई होप आपको समझ में आई हैं। तो जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां एक तो ऑलरेडी जंगल है इसलिए खेती नहीं की जा रही, या फिर एक ऐसी जमीन है जो कि कल्टीवेशन के लिए मौजूद ही नहीं है, जहां पर बंजर जमीन भी जिसमें आती है, और ऐसी जमीन भी जहां सड़कें, घर, फ्लाईओवर ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं, तो वहां पर भी खेती नहीं की जाती। तीसरा हिस्सा आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि यहां पर भी खेती नहीं की जा रही। तो क्या हो रहा है यहां पर? या तो वो लैंड होगा परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। बच्चों, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड का मतलब ये है कि इस जमीन के ऊपर जो भेड़ बकरियां होती है उनको चारा चरवाया जाता है। तो आपने देखा होगा ना, चरवाहे होते हैं, एनिमल रियरिंग का जो लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे हर्ड्समैन एंड ऑल ऑफ दोस पीपल वो अपने लाइफ स्टॉक को रियरिंग करवाते हैं, चारा चरवाते हैं, तो घास फूस चाहिए होती है उसके लिए। तो ऐसा पास्चर लैंड होता है जहां पर सिर्फ ये चरवाने का काम किया जाता है, तो उस एरिया में भी खेती नहीं की जा रही। दूसरी चीज है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव का ये मतलब है, जैसे आप लोग कभी शहर वहर में ऐसे गाड़ी वाड़ी लेके निकलते हो, या ऑटो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, तो बच्चों आपको दिखता होगा कि कुछ कुछ इलाके में ना ऐसी मिसलेनियस तरीके से पेड़ पौधे उग रखे हैं। मतलब वहां किसी ने वो पेड़ पौधे उगाए नहीं है, मतलब जबरदस्ती जाकर, बट वहां ऑलरेडी ऐसे उग रखे, तो थोड़ी नेचुरल वेजिटेशन है जो कहीं कहीं बच गई है, ठीक है। तो वो होते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव। तो वहां बस वो उगे हुए हैं उस जमीन के हिस्से पे, इसलिए खेती नहीं की जा रही। और तीसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब व्हाट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड? Cultivable wasteland is the land that is left uncultivated for 5 or more than 5 years. Left uncultivated for 5 or more than 5 years. जहां पर खेती हमने 5 या 5 से ज्यादा साल से हम नहीं कर रहे, तो वो हो गया कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, सपोज वहां पे हो सकता है हमें प्लॉट उगाना हो, मतलब उगाना हो कह रही हूँ, प्लॉट बनाना हो, कोई सड़क बनानी हो, या कुछ भी करना हो, तो उस रीजन से हम वहां पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज वाई उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड बोला जाता है। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब है जो जमीन खाली है, खाली है जो, क्यों? या तो वो उसमें भी दो टाइप के फैलो लैंड होते हैं, एक होता है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब होता है जिसको 1 या लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ा जाता है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। और अदर देन करंट फैलो होता है एक ऐसा एरिया जिसको 1 से 5 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एक से 5 साल तक जिसको खाली छोड़ा गया है वो अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो जिसको 1 या 1 से कम साल तक खाली छोड़ा गया है, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड है जिसको 5 से ज्यादा साल तक खाली छोड़ा गया है। अब बच्चों ये जो सारी जमीन हो गई, ये तो वो जमीन हो गई जहां पर खेती नहीं की जा रही, और उसके पीछे भी मैंने आपको रीजंस बता दिए कि क्यों नहीं खेती की जा रही। कुछ जमीन बंजर जमीन है, कुछ जमीन पे सड़क बनी हुई है, कुछ जमीन पे घर बने हुए हैं, कुछ जमीन पे मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स हैं, कुछ जमीन पर जंगल है, कुछ जमीन हमारी फैलो लैंड है, ठीक है। ऑल ऑफ दैट वी हैव स्टडीड। और नेट सोन एरिया कौन सा एरिया? जहां पर
खेती की जा रही है। अब इसी के साथ एक और चीज हमें यहां पर जाननी है, दैट इज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। किसी और कलर से इसको लिख लेते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है बच्चों? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो एरिया है दैट इज सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस द नेट सोन एरिया। मतलब कि देखो मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि नेट सोन और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में डिफरेंस क्या है। मैं अगर एक जमीन की बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास एक जमीन है, उस जमीन पे सपोज साल में मैंने खेती करी, तो वो नेट सोन एरिया में तो काउंट होगा ही। लेकिन यार ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले 2 महीने खेती करी, फिर मैंने उसको खाली छोड़ा, फिर मैंने एक और बारी किसी और चीज की खेती करी, तो मैंने 2 बारी खेती करी साल में। ठीक है, तो वो चीज 2 बारी काउंट होगी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। नेट सोन में वो एक ही बार काउंट होगी कि हाँ यार इस जमीन पे खेती की जा रही है, तो वो नेट सोन एरिया में आ गया। लेकिन अगर मैंने उसी जमीन पे साल में 2 बारी या 3 बारी खेती करी है, तो वो चीज उतनी ही बारी काउंट की जाएगी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में। तो इसी वजह से ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में बोला जा रहा है कि एक ऐसी जमीन जिसको एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज्यादा बार बोया जाता है, साथ में नेट सोन एरिया को अगर मिला दो तो दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ऑलराइट, तो ये सब बात एकदम क्लियर हुई है कि हमारा लैंड जो है उसको यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। अब जरा थोड़ी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। The forest cover of the country is less than the prescribed 33% of the total country's land. Forests occupy about 23.8% of the total land surface in India. Total net sown area is 46.24% of the total land. Net sown area differs from state to state. When in Punjab and Haryana, it is more than 80% of the total land in the state. It is less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman, Nicobar Islands. 3.38% of the total land is used for grazing, while the remaining lands are fallow and wasteland. पूरा रीड कर लिया। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे कंट्री का जो फॉरेस्ट कवर है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो जंगल वाला एरिया है, इट इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड 33% ऑफ द टोटल एरिया। बच्चों एक तरीके से नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी उसने प्रिस्क्राइब करा था कि इस देश के अंदर टोटल 100% लैंड एरिया में से 33% जो लैंड एरिया है दैट शुड बी डिवोटेड टू द फॉरेस्ट। क्यों फॉरेस्ट में मैम 33% एरिया फॉरेस्ट का क्यों होना चाहिए? क्योंकि यार उससे मतलब एक तरीके से वो एरिया इसलिए ऐसा बोला गया है, 33% स्पेसिफिकली इसलिए ऐसा बोला गया है क्योंकि उससे ना एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, इन्वायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रहता है। फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, वी शुड नो अबाउट दैट, राइट। सो 33% प्रिस्क्राइब करा जाता है, बट हमारे देश में उससे काफी कम लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट को डिवोटेड है, दैट इज 23.81%। नेट सोन एरिया यानी कि जहां पे खेती की जा रही है दैट इज 46.24%। लेकिन ये नेट सोन एरिया स्टेट टू स्टेट, राज्य से राज्य में वेरी करता है, डिफर करता है। पंजाब हरियाणा ऐसे 2 स्टेट है जो कि एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस स्टेट्स है, इसी वजह से यहाँ पर नेट सोन एरिया 80% से भी ज्यादा है। टोटल लैंड एरिया के 80% से भी ज्यादा एरिया नेट सोन एरिया है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 10% से भी कम एरिया नेट सोन एरिया है जहां खेती की जा रही है। 3.3% टोटल लैंड ग्रेजिंग के लिए यानी कि चारा चरवाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और जो बाकी जमीन बची है वो फैलो और वेस्ट लैंड है। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया में किस तरीके से जमीन को यूटिलाइज किया जा रहा है। Land under forest has not increased much because of the expansion of agricultural lands, construction of large dams and the building of highways and construction of buildings in areas adjacent to the forest lands. बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि यार देखो प्रिस्क्राइब करते हैं कि 33% लैंड एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। जैसे कि देखो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लेस देन 33%। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी ना 1952 की, उसने ये चीज बोली थी कि टोटल लैंड एरिया में से 33% जो लैंड एरिया है वो फॉरेस्ट को डिवोटेड होना चाहिए। बट अभी तो बहुत कम है ना। अभी तो हमने देखा कितना एरिया है, यहाँ पर याद रखिएगा 23.81% एरिया अंडर फॉरेस्ट है। बट यार ऑब्वियस सी बात है कि हमको उस फॉरेस्ट एरिया को एक्सपैंड करने की जरूरत है और ज्यादा जंगल वाले एरिया की जरूरत है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं खेती बाड़ी के लिए जमीनों को लोग
और बढ़ाना चाहते हैं, डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं फॉरेस्ट एरिया के आसपास, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया और कम ही होता जा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, part of the land is termed as wasteland and the land put to other non agricultural uses। तो कुछ जमीन का हिस्सा वेस्टलैंड भी है, बंजर जमीन भी है, अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सड़क बना दी, घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। और क्योंकि बच्चों अभी गांधी जी ने बड़ा अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि जमीन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, बहुत लंबे समय तक उसका शोषण किया गया, बिना ढंग से मेजर्स लिए, बिना उसको कंजर्व करे, बिना उसको ढंग से मैनेज करे, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जमीन हमारी खराब होने लग गई है, लैंड डिग्रेड होने लग गया है। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि जमीन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। हर एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए लैंड इज प्रोवाइडिंग अस द बेस, बट हमने उसी को डिग्रेड कर डाला। वाओ, अमेजिंग। क्यों हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन? लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहां पर बच्चों दो चीजें आएंगी, एक होगा कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एक होगा मेजर्स टू कंजर्व द लैंड। ठीक है, सो यहां पर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो जमीन हमारी खराब हो रही है वो किस वजह से खराब हो रही है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट एरिया को काटना, पेड़ों को काटना। अब पेड़ों को काटने की वजह से बच्चों, पेड़ों की जड़ें होती हैं, पेड़ अपनी जड़ से जमीन को, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, बट जब आप पेड़ों को काटते हो तो वो रूट्स होल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से एक तरीके से बहुत तेजी से पानी बहकर जाता है जमीन के ऊपर से, जमीन जो है वो मिट्टी उड़कर चली जाती है, तो लैंड डिग्रेड होता रहता है। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट इज माइनिंग। अब लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं जमीनों के अंदर, जस्ट फॉर द मिनरल एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से भी जमीन खराब होती है। नेक्स्ट चीज है कोरिंग। कोरिंग का मतलब होता है मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन जब आप सरफेस के ऊपर से करते हो, जमीन के ऊपर से जब आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, उससे भी हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग। अब जब भेड़ बकरियों को आप चारा चरवाने लेकर जाते हो तो उनको कोई स्पून में रख के तो नहीं देते, खिलाते तो नहीं हो ऐसे कि इतना इतना ही खाना मिलेगा आज, प्लेट में डाल के तो नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि जब वो जाएंगे तो वो एकदम बेरहमी से जो है घास फूस को ऐसे काटेंगे, और जिसकी वजह से हमारा सॉइल कवर खराब होगा, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होगा। ठीक है, अल्टीमेटली लैंड डिग्रेड होगा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं बच्चों जो कि वेस्ट अपना जनरेट करती हैं विदाउट ट्रीटिंग दैट वेस्ट, और वो वेस्ट जो है जमीन पर आता है, जमीन से बहकर पानी में जाता है, तो जमीन भी खराब होती है, पानी भी खराब होता है, एयर पोल्यूशन भी करती है इंडस्ट्रीज, तीनों टाइप के पोल्यूशन कर देती है। बहुत बढ़िया। तो इन सब चीजों की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। और ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी जब डाल दिया जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, तो उससे भी हमारी जमीनें खराब होती हैं। अब बच्चों यहीं पर ना मैं एक और बात जो कि आप लोगों से करना चाहती हूँ, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट स्टेट से रिलेटेड मैं बात करना चाहती हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर ना कभी कभी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट्स में क्या रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, तो दैट इज ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, लिख देते हैं। झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के अंदर एक बहुत मेजर रीजन लैंड डिग्रेडेशन का है डिफॉरेस्टेशन, जो कि माइनिंग के लिए की जाती है। ड्यू टू माइनिंग। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स की बात करूं, पंजाब, हरियाणा और प्रॉस्पेरस और कौन सा एग्रीकल्चरल रीजन है हमारा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो यहां पर ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी आपने खेतों में डाल दिया। ठीक है,
बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, वाटर लॉगिंग हो गई, पानी जो है जम गया, जमीन खराब हो जाएगी, तो वो सारी चीज हो जाती है। साथ ही में अगर मैं एक और बात करूं यहाँ पर, एक और मैं बात करूं बच्चों, तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो यहां पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, सो ये कुछ रीजंस है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के लिए। अलग अलग स्टेट्स में किन किन रीजंस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जरा आगे चलते हैं, तो ये तो सारे कॉजेज हो गए। अब बात करते हैं कि यार देखो, तबीयत तो खराब हो गई, अब दवाई की जरूरत है। जमीन तो खराब हो गई, अब जमीन को कंजर्व करने की, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन चीजों से खराब हुई है उसी को ठीक करेंगे। कि अगर डिफॉरेस्टेशन से खराब हो रही है तो अब हम पेड़ लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। अगर माइनिंग से जमीन खराब हुई है तो अब हम कंट्रोल रखेंगे माइनिंग के ऊपर। ठीक है, अगर ओवर इरिगेशन की वजह से जमीन खराब हो रही है तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ ढंग के इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम ज्यादा पानी ना डाल दें, से बाढ़ ना लेकर आ जाए खेतों के अंदर। राइट, सो वी विल ट्राई एंड रिवर्स दो सिचुएशन। तो सबसे पहले वही चीज है, एफॉरेस्टेशन, क्योंकि देखो डिफॉरेस्टेशन वाज द रीजन जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा था। सो नाउ वी नीड टू डू एफॉरेस्टेशन, अब हम पेड़ लगाएंगे। दूसरी चीज है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रोइंग ऑफ थॉर्नी बुशेस कैन स्टेबलाइज द सैंड ड्यून्स एंड चेक द लैंड डिग्रेडेशन। तो यार जैसे ये खेत है, इस खेत के आसपास शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है ऐसे पेड़ और बुशेस लगा दो, ऐसे बुशेस लगा दो, बहुत सारी थॉर्नी बुशेस लगा दो, ताकि हवा का बहाव तेजी से ना आए और वो मिट्टी को बहाकर अपने साथ लेकर ना जा सके। तो पूरे ऐसे बाउंड्री पर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज। अभी माइनिंग की वजह से ही जो है लैंड डिग्रेड हो रहा था, तो अब माइनिंग एक्टिविटीज को नियंत्रित करने की जरूरत है, उस पर कंट्रोल बनाने की जरूरत है। साथ ही में नेक्स्ट चीज इज डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट जनरेट कर रही हैं, वेस्ट निकाल के बाहर फेंके जा रही हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, सॉइल खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रही है। तो यार देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये पहले अपने वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करें और उसके बाद उसको बहाएं। ठीक है, तो इसी की वजह से लैंड और वाटर डिग्रेडेशन बच सकता है। तो ये सारे हमारे मेजर्स हैं टू कंजर्व द लैंड और उसको डिग्रेडेशन से बचाने के मेजर्स हैं। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बच्चे लोग, हम अपने लास्ट रिसोर्स की बात करने आ गए हैं, विच इज द सॉइल। तो यार देखो, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी रिलेटेड। लैंड और सॉइल बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और जब आप सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की भी बात करोगे ना, तो सेम पॉइंटर्स ही आपको दिखेंगे। अब जमीन तो देखो पूरी जमीन है, जमीन के ऊपर जो हिस्सा है वो हमारा सॉइल है। कहीं पे सॉइल लाल है, कहीं पे सॉइल काला है, कहीं पे सॉइल ऐसे हमारा एलुवियल सॉइल है। डिफरेंट टाइप के सॉइल आपको जमीन पर मिल जाएंगे। तो सॉइल इज अ सब पार्ट ऑफ द लैंड। लैंड के ऊपर ही होता है सॉइल, और उसी का ही एक पार्ट है, सब पार्ट है। नाउ ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सॉइल। अब बच्चों, सॉइल प्रोफाइल है, आपको तो सिर्फ टॉप सॉइल दिखता है, ऊपर की जो मिट्टी है वही दिखती है, लेकिन उसके नीचे सब सॉइल भी होता है, सब स्ट्रैटम भी होता है, पेरेंट रॉक भी होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर भी एकदम नीचे तक अगर आप ऐसे खोद के चले जाओगे तो वहां पर आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। तो अगर सॉइल की कल को फेसबुक पे प्रोफाइल पिक्चर लगती है तो कुछ ऐसी पिक्चर आएगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। बच्चों, मिट्टी जो है बनती बिगड़ती रहती है, मिट्टी से आए हैं मिट्टी में मिल जाएंगे वाली बात भी आप लोगों ने सुनी होगी, और ये एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। यानी कि बच्चों, मिट्टी जो है, ऐसा नहीं है कि एक बारी मिट्टी चली जाएगी तो चली जाएगी, नहीं, इट विल रेन्यू, इट विल गेट रिप्लेनिश्ड। नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ही रेन्यू होती है वो। ठीक है, नाउ लेकिन बहुत साल लग जाते हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम अभी मिट्टी को वो करेंगे तो एकदम से आ जाएगी, नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ इयर्स टू गेट रेन्यूड। It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. तो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, पेड़ पौधों को उगने में सपोर्ट करती है, और जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रह रहे हैं उनको भी मिट्टी ही सपोर्ट करती है। मिट्टी, देश की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती। देखो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, वही मैंने बोला
कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, सॉइल थोड़े से सेंटीमीटर्स का भी फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। डेफिनेटली इट इज रेन्यूएबल, बट कितने टाइम में रेन्यूएबल होगा पता नहीं, ठीक है। तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डीकंपोजर्स, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो हमारी ये जो नेचर है, नेचर के अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे कि तापमान में बदलाव का आ जाना, कभी धूप हो जाना, कभी ठंड हो जाना, तेज पानी का बहाव हो सकता है, धीरे पानी का बहाव, हवा के बहाव से, ग्लेशियर के बहने से, नीचे उतरने से, डीकंपोजर्स की एक्टिविटी, एवरीथिंग, इन सब चीजों की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है। एवरीथिंग इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। पेरेंट रॉक और बेड रॉक जो होता है, क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, जो जलवायु है किसी भी जगह का, वहां की जो वेजिटेशन कैसी है, पेड़ पौधे वहां किस प्रकार के हैं, बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, समय, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक या ह्यूमस भी मौजूद होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होते हैं। तो एक तरीके से बच्चों, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो ह्यूमस होता है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, ठीक है। तो ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली सॉइल का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम सॉइल टाइप्स की बात करने वाले हैं। कौन कौन से सॉइल टाइप्स है बच्चों? एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सॉइल टाइप्स, और हर सॉइल टाइप को डिस्कस करेंगे कि यार इस सॉइल में क्या खासियत है, क्या पाया जाता है इस मिट्टी में, ये मिट्टी ऐसी है तो क्यों है, ठीक है, कहां कहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी आर गोना बी डिस्कसिंग राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉइल टाइप विच इज द एलुवियल सॉइल। चलिए, तो अब हम सॉइल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला सॉइल है बच्चों एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल एक ऐसा सॉइल है, एक ऐसी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, यानी कि इसकी क्वांटिटी, इस मिट्टी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। एंड इट इज लाइक द मोस्ट फर्टाइल काइंड ऑफ अ सॉइल। नाउ लुक, these have been deposited by the three important Himalayan river systems, the Indus, Ganga and the Brahmaputra। तो बच्चों, इस पहले तो सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं कि हमारी जो एलुवियल सॉइल है वो 3 रिवर सिस्टम्स ने बनाई है। हमारा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम का ये मतलब है कि ये जो नदियां हैं अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो वो नदियां बह रही थी, वो नदियां अपने साथ बहुत ही कंकड़, पत्थर, मिट्टी, हर चीज ला रही थी अपने साथ, और उन्होंने बच्चों ये कंकड़, पत्थर, मिट्टी को जब जमीन पर डिपॉजिट कर दिया तो एज अ रिजल्ट फॉर्म हुआ हमारा एलुवियल सॉइल। राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो कहां कहां पाया जाता है ये भी देख लिया। मैप में अगर आप देखोगे जो आपकी किताब में मौजूद है तो उसमें और क्लियरली आपको दिख जाएगा। 2 टाइप के एलुवियल सॉइल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उम्र के हिसाब से। एक है पुराना एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। बांगर सॉइल जो होता है इसमें कंकड़ नोड्यूल्स बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं और ये सॉइल उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता। तो बच्चों, एक ऐसी मिट्टी होती है जो पहले ही रिवर्स ने बना दी है, थोड़ी पुरानी हो चुकी है वो मिट्टी, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है वो मिट्टी, उसमें बहुत ज्यादा कंकड़ है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से इट्स नॉट दैट फर्टाइल। वहीं पे अगर न्यू एलुवियल सॉइल की बात करें, यानी कि हर साल जब बाढ़ आती है, जो हमारा रिवर है वो अपने एक तरीके से अपने जो है रास्ते से भटक कर थोड़ा और फ्लड प्लेन्स पे आ जाता है, तो उस टाइम पर जो हमारी मिट्टी फॉर्म होती है, नई नई मिट्टी जो फॉर्म होती है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं, जो ऑब्वियसली ज्यादा फर्टाइल है और जिसमें ज्यादा फाइन पार्टिकल्स मौजूद हैं। एलुवियल सॉइल एज अ होल ही बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इन सॉइल्स के अंदर एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। तो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये सब चीजें इसमें मौजूद होती है जो कि एलुवियल सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाती हैं, ठीक है। तो शुगर केन, पैडी, व्हीट, ये सारे जो हैं आप क्रॉप्स भी इसमें उगा सकते हो, सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, दालें वगैरह भी उगा सकते हो। सो दिस इज अबाउट एलुवियल सॉइल। उसी के साथ अगर हम आगे आते हैं तो नेक्स्ट हमारा सॉइल आता है, सॉइल टाइप इज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अब बच्चों, ब्लैक सॉइल को 2 नामों से जाना जाता है, एक है रेगुर सॉइल और एक है ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुर सॉइल इसलिए क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो लावा ओरिजिन है, और ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए क्योंकि बच्चों ब्लैक सॉइल इज द आइडियल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कपास की जो खेती है वो सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पे की जाती है, इट इज द आइडियल सॉइल फॉर दैट। फॉर्मेशन इसकी हुई थी पेरेंट रॉक मटेरियल की वजह से और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से।
सॉइल टाइप जो हमारा ये ब्लैक सॉइल है ये आपके डेक्कन ट्रैप यानी कि बसाल्ट रीजन में पाया जाता है। तो बच्चों जैसे अगर ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला रीजन है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें हमारा इस रीजन को बसाल्ट या डेक्कन ट्रैप रीजन बोलते हैं। इस एरिया में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में भी मौजूद है एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसका लावा निकला था, वो लावा जो है जब जमीन पर एक तरीके से डिपॉजिट हो गया था तो उसकी वजह से ये जो मिट्टी का रंग है वो काला हो गया है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज द ब्लैक सॉइल और इसका ओरिजिन है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ऑलराइट, दैट इज व्हाई इट गॉट इट्स कलर ब्लैक। उसी के साथ आगे देखिए, महाराष्ट्र का प्लेट्यू, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश का जो प्लेट्यू रीजन है, साथ ही में छत्तीसगढ़, इन सब एरियाज को कवर करता है ब्लैक सॉइल। साथ ही में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है गोदावरी कृष्णा वैलीज के साथ में। तो वो पूरा मैप में आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो जब हम मैप वर्क करेंगे इस चैप्टर का तो तब मैं आपको बताऊंगी भी कि ये सॉइल कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, और वो एक तरीके से आपके एग्जाम में भी वो मैप वर्क आएगा, सो वील बी डूइंग दैट। ऑलराइट, ब्लैक सॉइल जो है एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल से बना होता है, वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। बहुत ज्यादा मॉइस्चर ये सॉइल होल्ड करके रख सकता है। फाइन क्ले मटेरियल, जैसे क्ले होता है ना बच्चों, आप क्ले से खेलते थे बचपन में, तो उस तरीके का होता है ब्लैक सॉइल का टेक्सचर। साथ ही में देखिए एकदम आटे की तरह होता है, आटे का जो डो होता है ना उसकी तरह होता है। तो आटे का डो अगर आप गर्मी में रख दोगे, अगर बहुत तेज धूप पड़ गई तो उस पर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। सेम ब्लैक सॉइल के साथ होता है। ब्लैक सॉइल पे अगर बहुत ज्यादा धूप पड़ जाएगी, बहुत गर्मी आ जाएगी तो वो उसमें भी क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। वहीं पर अगर ब्लैक सॉइल में बहुत बरसात पड़ गई, बारिश का पानी आ गया, तो ब्लैक सॉइल बिल्कुल एकदम ऐसे चिपकू चिपकू दलदल टाइप का हो जाएगा। वो मिट्टी वैसे हो जाएगी जैसे आटे के साथ होता है, उसमें पानी डालो तो ऐसे चिपकू चिपकू सा हो जाता है ना, तो वैसे ही ब्लैक सॉइल के साथ होता है। सेम आटे जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स रिच एंड कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। न्यूट्रिएंट रिच है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम कंटेन करता है। और अब नेक्स्ट आ गया है रेड एंड येलो सॉइल। तीसरे टाइप के सॉइल टाइप पे आ गए हैं रेड एंड येलो सॉइल। बच्चों ये दो सॉइल नहीं है, ये एक ही मिट्टी है जो कि कभी लाल प्रतीत होती है, कभी ये पीली प्रतीत होती है, तो ये अपना रंग बदलती है। ये जो टाइप ऑफ सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो जहां पे कम बरसात है और जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स है, यानी कि जो रॉक्स का अभी अभी नया नया फॉर्मेशन हुआ है, उसके ऊपर आपको रेड सॉइल देखने को, रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेंगे। कौन से इलाके में? ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो हमारे वही डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न हिस्से में और सदर्न हिस्से में। ठीक है, तो ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और सदर्न हिस्से में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर किसी को डायरेक्शन में दिक्कत है तो उसको भी बता दिया गया है। आगे देखिए, ये अब लाल और पीले रंग के कैसे होते हैं, तो वो देखो, दे डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस के बाद एक तरीके से मेटामॉर्फिक वाला स्टेज आता है। तो जब मेटामॉर्फिक रॉक वाला स्टेज आता है, उसके अंदर जब आयरन का डिफ्यूजन हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक और आयरन की डिफ्यूजन से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और ये पीली तब आपको दिखेगी जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो अगर बरसात आ जाएगी, पानी पड़ जाएगा इस मिट्टी पे, तो ये पीले रंग की दिखने लगेगी। तो जब आयरन का डिफ्यूजन मेटामॉर्फिक के साथ होगा तो लाल, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो पीली, ऐसे रंग बदलती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलोंग पिडेमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट में आपको ये मिट्टी देखने को मिलेगी। पिडेमोंट जोन का मतलब होता है बच्चों हमारे जो ये फुट हिल्स वाला इलाका होता है। ठीक है, सो दैट इज द पिडेमोंट जोन। आगे अगर हम देखते हैं तो दिस इज लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, यहाँ पे बच्चों ईंटें दिख रही हैं आपको, क्योंकि लैटेराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर, जिसका मतलब ही ब्रिक होता है। और लैटेराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ईंट की तरह होती है, ब्रिक की तरह होती है। जैसे ब्रिक खुरदुरी सी होती है ना, वैसी लैटेराइट सॉइल होता है। लैटेराइट सॉइल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, ऑल्टरनेट वेट ड्राई सीजन जहां पर हो वहां पर। यानी कि ऐसा इलाका ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का जहां पर कभी बरसात हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बरसात हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो ऐसी जगह पर लैटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ये सॉइल है अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बच्चों व्हाट इज लीचिंग? मतलब यहाँ बोला गया है कि लीचिंग की वजह से ये सॉइल फॉर्म होता है। लीचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जब पानी तेजी से पड़ता है, जब बहुत तेज बारिश होती है और उस बारिश के पड़ने की वजह से टॉप सॉइल की लेयर हट जाती है, इट वॉशेस अवे द टॉप सॉइल, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। When heavy rainfall washes away the top soil, that process is known as leaching। और ये सॉइल फॉर्म हुआ है इंटेंस लीचिंग की वजह से, जो कि हैवी रेन की वजह से हुई है।
लैटेराइट सॉइल एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी कि पीएच लेवल अगर इनका देखा जाए तो 7 से कम होता है, एसिडिक होते हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में कमी होती है इन सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, क्योंकि जो एक तरीके से ह्यूमस वाला ऑर्गेनिक मैटर वाला पार्ट है सॉइल का वो तो बारिश बहाकर अपने साथ ले गई, तो न्यूट्रिएंट्स कैसे ही होंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ मोस्टली सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स, रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र और ओडिशा, कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं। साथ ही में ये सॉइल टाइप सपोर्ट करता है डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को, लेकिन ह्यूमस में पुअर है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम मौजूद है, लेकिन डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इस सॉइल टाइप में देखने को मिल जाएंगे। एंड इट इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का सॉइल टाइप है। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब ये है कि जहां पर बरसात कम है वहां पर ये सॉइल टाइप पानी पाई जाती है। और कहां पर बरसात कम है, तो पानी पिला दीजिए हमको अंकल जी। आप सभी को पता है कि भारत का एक क्षेत्र है राजस्थान का जहां पर पानी की कमी है, और उस एरिया में ही आपको जो है एरिड सॉइल देखने को मिल जाएगा। एरिड सॉइल लाल से भूरे रंग में मौजूद होता है। ये सॉइल सैंडी होता है, टेक्सचर में रेतीला होता है, और सेलाइन होता है नेचर में, यानी कि नमकीन भी होती है ये मिट्टी। कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा तेज है, और कॉमन सॉल्ट भी आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो कुछ कुछ इलाके में जो एरिड सॉइल के इलाके हैं वहां पर नमक का कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वहां पे आप कॉमन सॉल्ट को, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, उसको भी ऑब्टेन किया जा सकता है पानी को इवेपोरेट करके। साथ ही में आगे चलेंगे हम एरिड सॉइल में ही। Lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards, and the conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. तो जैसे ये एरिड सॉइल है, इसके लोअर होराइजन्स में थोड़े नीचे के लेवल पर आपको बहुत सारा कंकड़ मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे, जिसकी वजह से पानी का इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि पानी जो है बच्चों इसके नीचे तक नहीं जा पाता है, इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है। ओके, आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट सॉइल टाइप है विच इज द फॉरेस्ट सॉइल। ऑब्वियस सी बात है, जो हिली माउंटेनियस रीजन्स है हमारे, इसको माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है, फॉरेस्ट सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं forest soil, these soils are found in hilly and mountainous areas. The soil texture is loamy and silty in the valley sides and coarse grained in the upper slopes. तो ये जो soil का texture है, जो यहाँ पे मिट्टी का texture होता है, वो काफी loamy and silty होता है in the valley sides and coarse grained in the upper slopes. तो बच्चों जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के जो upper slopes है यहाँ पे coarse grained है, बहुत ही खुरदुरी और मोटे मोटे ग्रेन्स आपको मिट्टी के मिलेंगे, वैसा टेक्सचर है, ठीक है। ज्यादा अच्छा बेहतरीन टेक्सचर नहीं मिलेगा, लेकिन जो वैली साइड होगी, यानी कि पहाड़ के नीचे जो वैली वाला एरिया होगा, यहाँ पर काफी लोमी सिल्टी, काफी मुलायम सी मिट्टी आपको मिलेगी। स्नो कवर्ड एरियाज जो होते हैं हिमालयस के, यहाँ पे सॉइल जो है डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करते हैं, एसिडिक होते हैं, जिसमें लो ह्यूमस कंटेंट भी मौजूद होता है। ये सॉइल फर्टाइल है हमारे रिवर टेरेसेस और एलुवियल फैंस में। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे हिमालय के स्नो कवर्ड एरियाज हैं, बर्फ से ढके हुए इलाके हैं, वहां पर ये सॉइल जो है डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करेंगे और एसिडिक होंगे। तो बच्चों जैसे बर्फ होती है, अभी बर्फीले इलाके हैं, बर्फ जो है वो एक टाइम पे तो नीचे आएगी, तो ग्लेशियर नीचे आएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो मिट्टी नीचे होगी उस ग्लेशियर के, वो अपने साथ उस मिट्टी को भी बहा कर ले आएंगे, ठीक है। तो काफी खुरदुरी सी जमीन वहां पर हो जाएगी, सॉइल डेन्यूडेशन, इरोजन वहां पर देखने को मिलेगा, और एसिडिक हो जाएगी, ह्यूमस कंटेंट नहीं रहेगा, क्योंकि टॉप सॉइल को एक तरीके से ग्लेशियर अपने साथ बहा कर ले आएंगे, वॉश ऑफ कर देंगे। सिर्फ जो हमारे रिवर प्लेन्स और प्लेन एरिया वैली साइड्स होती है, वहां पर एक तरीके से फर्टाइल सॉइल देखने को मिल सकता है, बाकी अपर स्लोप्स में तो नहीं। सॉइल इरोजन की बात कर लेते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? अब जैसे लैंड डिग्रेडेशन था ना, वही सेम कंसेप्ट है सॉइल इरोजन का। लैंड डिग्रेडेशन में जमीन खराब हो रही थी, सॉइल इरोजन में हमारी मिट्टी खराब हो रही है। तो जब हमारा सॉइल डेन्यूडेशन कवर, सॉइल कवर का डेन्यूडेशन होता है बाय सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो जब आपके टॉप सॉइल की लेयर वॉश ऑफ हो जाती है, सॉइल कवर खराब हो रहा है, सॉइल कवर हट रहा है, ठीक है,
वॉशिंग डाउन की वजह से, पानी की वजह से हो सकता है, हवा की वजह से, किसी भी वजह से वो हट रहा है, तो इससे सॉइल इरोजन होता है। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? बहुत सारे कारण है सॉइल इरोजन के पीछे। एक तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो इंसान कर रहे हैं, जैसे पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब एक्टिविटीज से सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल फोर्सेस कुछ कुछ है, जैसे हवा है, ग्लेशियर बह रहे हैं, पानी बह रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। उसी के साथ कभी कभी पानी जब बहुत तेजी से बहते हुए जाता है क्लेई सॉइल के बीच में से, ठीक है, तो बीच में ना ऐसे डीप चैनल्स बन जाते हैं, जैसे क्ले सॉइल के बीच में से ऐसे पानी बहता हुआ चला गया, और ये इधर सॉइल है, इधर सॉइल है, पानी बीच में से बहता हुआ चला गया, तो इससे गलीज क्रिएट होती है, पानी ऐसे गली में बहता हुआ चला गया सॉइल को चीरते हुए बीच में से, और गली इरोजन इसको बोला जाता है। सो दिस इज नोन एज गली इरोजन। उसी के साथ साथ कभी कभी लैंड जो अनफिट हो जाता है कल्टिवेशन के लिए, उसको बैड लैंड बोला जाता है। तो बच्चों, एक ऐसी जमीन विच बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, जहां आप कभी खेती बाड़ी नहीं कर पाओगे, दैट इज नोन एज बैड लैंड। वाटर फ्लोज जब ओवर अ शीट ओवर अ लार्ज, ठीक है, व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप एंड द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, इट इज नोन एज शीट इरोजन। पूरी शीट की शीट उड़ा दी पानी के बहाव से, तो एक स्लोप के ऊपर से पानी ऐसे बहता आ रहा है और पूरे जो टॉप सॉइल की शीट है, शीट की शीट बहाते हुए अपने साथ लेकर आ रहा है, तो उसको हम शीट इरोजन बोलते हैं। साथ ही में जब हवा बहकर लूज सॉइल को अपने साथ लेकर चली जाती है, तो इसको विंड इरोजन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो गली इरोजन, विंड इरोजन, हमारा शीट इरोजन, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के इरोजन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो लास्ट चीज है कि भाई सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, फिर अगर इतना ज्यादा इरोजन हो ही रहा है, तो 4 मेथड्स नए नए बताऊंगी। देखो बच्चों, सॉइल कंजर्वेशन में आप वो वाले भी लिख सकते हो जो आपने लैंड कंजर्वेशन में लिखे थे, ठीक है, कि एफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को कंट्रोल करना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, कंट्रोल ओवर माइनिंग, एवरीथिंग, तो वो भी यू कैन राइट। बट अलोंग विद दैट दीज आर द 4 मेथड्स जिसको मैं भी दिखाऊंगी। सबसे पहला मेथड है कॉन्टोर प्लाउइंग। तो जैसे एक पहाड़ है, उसके कॉन्टोर लाइंस के अलोंग, जैसे यहां पर प्लाउइंग कर दो, यहां पर प्लाउइंग कर दो, ताकि आप पानी के फ्लो को और हवा के फ्लो को डीसेलरेट कर सको। तो इन कॉन्टोर लाइंस पे अगर आप खेती बाड़ी कर दोगे, तो इससे पानी का जो फ्लो होगा, वो स्लोप से पानी इतनी तेज बह के नहीं जा पाएगा, हवा इतनी तेज उड़ा के नहीं ले जा पाएगी मिट्टी को, तो ये करा जाता है। दूसरी चीज है हमारा टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है बच्चों, टेरेसेस बना दी जाती हैं। जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ तो ऐसे होता है, बट पहाड़ में ऐसे टेरेसेस बना दी जाती है, स्टेप्स बना दिए जाते हैं, और फिर उस पर खेती की जाती है, वही पानी और हवा के फ्लो को डीसेलरेट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं घास फूस की, थोड़ी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स, और बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है, तो दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ऑलराइट, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग को करने का भी यही रीजन होता है, ताकि हवा तेजी से जो नीचे क्रॉप्स उनको बहा करना लेके जा सके। साथ ही में बच्चों नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मैंने आपको बताया ही था कि पूरा जो खेत है उसके आजू बाजू बड़े बड़े ऐसे पेड़ पौधे, झाड़ियां जो है लगा दी जाती हैं, ताकि तेज हवा के बहाव से मिट्टी को वो ना उड़ा कर लेकर जा सके, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन में जो आप याद रख सकते हो, अलॉन्ग विद जो कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन में मेथड्स पढ़े थे उनके साथ याद रख सकते हो, वो भी आप सॉइल कंजर्वेशन में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट बच्चे लोग, और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। So keep watching the channel, do like the video, do recommend this channel to your friends। बाकी अपने सारे फ्रेंड्स को भी लेकर आओ, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई बात करनी हो तो कमेंट्स में लिख देना। एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक द चैप्टर। आज हमने इस पूरे चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइज।